नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा शुरू करने से पहले आपसे प्रार्थना करते हैं कि सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूहों में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है और समस्या समाधान को प्राप्त करता है तो वो समाप्त हो जाता है। जो मुद्दे में उठाता हूं, मैं नहीं दावा कर सकता कि वो एक दिन के उठाने में समाप्त हो जाएंगे, लेकिन एक दिन जरूर समाप्त होगा। इन्हीं भरोसे और इन्हीं विश्वास के साथ मैं रोज एक नए महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आपके सामने आता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया मेरे मुद्दे को अपना मुद्दा बनाएं और इसे अपने सभी समूहों में साझा करें। मित्रों, आज बात आपने समाचार चैनलों में सुना होगा कि अब दिल्ली में चुनाव घोषणा हो गया है। 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को परिणाम। यह घोषणा के बाद अब तरह तरह के चुनावी हथकंडे अपनाए जाने लगे हैं। मित्रों, इधर कुछ दिन से बल्कि कुछ साल से चुनाव लड़ने के तरीके बदल गए हैं। इधर कुछ दिनों से, कुछ सालों से ऐसे लोग भी राजनीति में आ गए हैं जिन्हें देश में ही रहने का अधिकार नहीं है। राजनीति में कैसे है, यह हमारी लोकतंत्र की कमजोरी है। कोई भी चीज फुल प्रूफ नहीं होता। हमारा लोकतंत्र भी ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने की इजाजत दे करके यह बताता है कि फुल प्रूफ वो नहीं है। 2-3 बातें आपके सामने रख रहा हूं। हमारे नेतागण, चूंकि ये जनता के द्वारा चुन के आ रहे हैं तो नेता ही हुए। हमारे नेतागण यह समझते हैं कि जो मैं कहता हूं वो सिर्फ मैं ही समझ रहा हूं, बाकी लोग समझदार नहीं है। उसका परिणाम है कि आपको वो ऐसी बातें कहते हैं, ऐसे मुद्दों को सामने रखते हैं जो एक निहायत पगलेट आदमी भी समझ जाएगा कि यह गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, आज आम आदमी पार्टी का नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज उस शीश महल को दिखाने की जिद कर रहे थे, मीडिया को लेकर के जा रहे थे, गए भी थे। जो जब उनके पास था तो पूरी मीडिया दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, कह रही थी हमको भीतर आने दीजिए, दिखाने दीजिए इसमें क्या क्या है, तो वो नहीं दिखाए। समझने वाली बात है कि जब अरविंद केजरीवाल उसमें रह रहे थे तब मीडिया को प्रवेश नहीं करने दिया। अपने लोगों को भी मोबाइल के साथ अंदर नहीं जाने दिया, यह बात जानना चाहिए। और जब वहां से अरविंद केजरीवाल बेदखल कर दिए गए हैं क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, तो वो सीपीडब्ल्यूडी के कब्जे में है। 2-3 चीजें व्यवहारिक और कानूनी आपको बता देता हूं। संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज को ये बिल्कुल पता है, वो लोग पढ़े लिखे हैं। दोनों लोग उस जगह पर बैठते हैं जहां कानून बनाए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं, कानून हटाए जाते हैं। ऐसी जगह पर बैठे संवैधानिक संस्था के लोग हैं वो लोग। उन्हें मालूम है कि सीपीडब्ल्यूडी के अधीन आने वाले बंगले को कोई आदमी अंदर जाकर के देख नहीं सकता, जा नहीं सकता, क्योंकि उसमें ताला बंद रहता है, क्योंकि वो कोई पर्यटन स्थल तो है नहीं। सीपीडब्ल्यूडी जब वो बंगला किसी को अलॉट कर देगा तो जो बंगले का मालिक, स्वामित्व जिसके पास होगी, अगर वो चाहेगा तो आप जाइए वहां भांगड़ा कीजिए। दिल्ली के लुटियन जोन के बंगलों में भांगड़ा पार्टी सब होती रहती है। हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो बहुत सारे नेताओं के बंगलों में डिनर पार्टी में, डांस पार्टी में हम जाते हैं। कई ऐसे बंगले हैं जिसमें आम आदमी की, मतलब बड़े और लोगों की शादियां होती हैं। जैसे कोई नेता आपका जानने वाला है और आपके पास कहीं शादी करने का कोई ठौर ठिकाना नहीं है, आप उसके लॉन में टेंट लगा करके विवाह करिए। हम कई ऐसे विवाह में गए हैं जो मंत्रियों के घरों में होता है। उसका समय तो उसके पास हो, जैसे इस्तेमाल करे, वो बेच नहीं सकता, उसको किराया पर नहीं दे सकता। अपने इस्तेमाल में वो नाच गाना बजाना कर सकता है, कैमरा बुलावे, भांगड़ा करे, जो कर सकता है करे। तो लेकिन जब सीपीडब्ल्यूडी के पास रहेगा तो वो पर्यटन स्थल नहीं है। अभी वो सीपीडब्ल्यूडी के कब्जे में है। कब्जे में क्यों है?
उसका भी बात आज उनके ड्रामे से पता चल रहा, वो आगे बताऊंगा। तो संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज दोनों को पता था कि सीपीडब्ल्यूडी अगर चाबी खोल के दे देती है तो उसके इंजीनियर की नौकरी चली जाएगी, क्योंकि भाई तुम पर्यटन स्थल, तुम्हारे पास किसी रूम का कब्जा है तो पर्यटन स्थल बनाओगे, तो पर्यटन स्थल बनाया नहीं जा सकता। उनको बहुत ठीक बढ़िया से जानकारी थी। मैं दंग हूं मीडिया के उन लोगों का जिन्होंने उसे प्रश्न क्यों नहीं पूछा कि भाई ये सीपीडब्ल्यूडी के अधीन है, तुम काहे कैमरा को लेके जा रहे हो, तुम खुद भी क्यों जा रहे हो? जब यह अरविंद केजरीवाल के जिम में था तब काहे नहीं गए, तब काहे नहीं कैमरा लेकर के गए? बुला लेते, तब तो सारे कैमरामैन दरवाजे पर थे और आप पुलिस के बल प्रयोग से उनको रोक रहे थे, अंदर नहीं जाने थे। लेकिन अब दिल्ली की जनता है, पढ़े लिखे, वो सब जानती है, उन्हें खेल समझ आ रहा है और अब ये नौटंकी नहीं चलने वाली है, इसमें उनको कोई बढ़त नहीं मिलेगा। संजय सिंह ने अगला नाटक किया कि ठीक है, जैसे शीश महल में नहीं जाने देते तो राजमहल में जाते हैं, क्योंकि उसकी चाबी तो नरेंद्र मोदी के पास है। मैं फिर से कह रहा हूं, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज दोनों को पता है कि प्रधानमंत्री हाउस में बिना अपॉइंटमेंट कोई नहीं जा सकता। उसके कुछ तकनीकी और कुछ सिक्योरिटी रीजन है। प्रधानमंत्री का घर कोई पर्यटन स्थल नहीं कि जो आवे मुंह उठा करके चला जाए। प्रधानमंत्री का घर एक सर्वाधिक सुरक्षित घर है। उसमें रहने वाला आदमी की तुलना किसी और आदमी से नहीं की जा सकती, बल्कि उसमें रह चुके और लोगों से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी पूज्य योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी तुलना पहले के मुख्यमंत्रियों से नहीं की जा सकती, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति का अलग सिक्योरिटी है, अलग अलग आदमी की सिक्योरिटी के अलग अलग रीजन है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हूं जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं लेकिन कोई सिपाही उनके साथ रह नहीं रहा है, क्योंकि उनको सिक्योरिटी की कोई रीजन नहीं थी। और बहुत लोगों को देखे हैं जो कुछ नहीं है, कोई पोजीशन पर नहीं, लेकिन उनके पास सिक्योरिटी दौड़ रही है। प्रियंका गांधी आज संसद सदस्य बनी, इसके पहले तक वो कुछ भी नहीं थी, लेकिन एसपीजी की सुरक्षा उनके साथ था। उनके पति रावत वड्रा तो कहीं का नहीं है, बट एसपीजी की सुरक्षा उनके पास है, वो सुरक्षा रीजन है। अब आप कहिएगा कि उनका तुलना क्यों नहीं, वो एक विशेष परिस्थिति होती है। भारत का प्रधानमंत्री का आवास एक विशेष परिस्थिति में रहने वाले इंसान का आवास है, जिसमें कोई बेमतलब, बिना मतलब और बिना अपॉइंटमेंट नहीं जा सकता। ये संजय सिंह जानते थे, तो वो ड्रामा कराया कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का झूठ क्लियर हो गया। वो शीश महल में जाने नहीं देती और राजमहल में नहीं जाने देती। अब राजमहल में सोने की कालीन या हीरे का कालीन अब बांध रही है, क्योंकि आपको पता है कि राजमहल में, मतलब जो प्रधानमंत्री आवास है, उसमें कैमरा नहीं जा सकता, उसमें बेमतलब का आदमी कोई नहीं जा सकता। तो आप अपना करते रहे, कोई हीरे की रोटी खाते हैं, अफीम की रोटी खाते हैं। एक आदमी तो पगलेट ने कहा था ना कि वो कई करोड़ रुपया की मशरूम का रोटी की सब्जी खाते हैं, जिससे गोरे हो जाते हैं। तो अनाप शनाप बोलते रहिए, देश की जनता जानती है और सबकी कलई पहचानती है। एक ड्रामा और हुआ, आतिशी सिंह, जो अब आतिशी सिंह हो गए, पहले मार लेना थी, अब मार लेना से मन भर गया, मार लेना से कोई फायदा नहीं हुआ, तो अब वो आ गई सिंह पर। वैसे वो बेसिकली सिंह ही है, ससुराल से भी और मायके से भी, दोनों तरफ से। मतलब उसके जो मायका है, पीहर है, वो भी सिंह है, और जहां शादी उसकी हुई है वो भी सिंह है, दोनों जगह सिंह है। सिंह उसने अपनी असली औकात में आ गई आतिशी सिंह। खैर, हमको मान लेना और सिंह में कोई फर्क नहीं, मैं आतिशी की बात कर रहा हूं। आतिशी आज फिर ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दी कि तीसरी बार मुख्यमंत्री आवास को मुख्यमंत्री से छीन लिया गया। असल में क्या है कि अरविंद केजरीवाल के पार्टी में ज्वाइन करने के पहले कुछ मिनिमम योग्यताएं होनी चाहिए, तभी आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे। जैसे कि आपको नौटंकी आने से प्राथमिकता है, जैसे कुछ होता है ना, जैसे आपको सिपाही में भर्ती होने के लिए 5 फुट 7 इंच से ऊपर हाइट होनी चाहिए, 8 इंच से ऊपर दौड़ने आना चाहिए, आईएएस बनने के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, कुछ कुछ होता है, जज बनने के लिए एलएलबी होना चाहिए। उसी तरह से आम आदमी पार्टी में शामिल होने के लिए आपको नौटंकी आना बहुत जरूरी है। बेमतलब के बकवास करने की, आपको फुल टर्मों और निर्लसता से कुछ भी बात गंभीरता के जगह सच एकदम रखने की क्षमता हो। आतिशी में हुआ, तभी तो मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं। उसने बिल्कुल निर्लसता से सफेद झूठ बोला, एकदम बेहयाई से, कि तीसरी बार हमको मुख्यमंत्री आवास से बेदखल कर दिया गया।
वो इधर बयान दे रही थी, उधर सीपीडब्ल्यूडी जो अभी वो बंगले के कब्जेदार है उसने कहा है कि आतिशी जी को कहा गया था 3 महीना तक इंतजार किया गया, और कानून के मुताबिक अगर 3 महीना तक कोई पोजीशन नहीं लेता है तो वो फिर बंगला निरस्त हो जाता है। आतिशी जी को चिट्ठी दी गई थी। सीपीडब्ल्यूडी एक और क्लियर किया कि भाई जिस दिन आतिशी जी पहली बार दावे की थी कि हमको इसमें जाने दिया जाए, वो हम इसलिए नहीं जाने दिए कि वो बंगला अलॉट नहीं हुआ था, तब वो अरविंद केजरीवाल के पास ही बंगला था। और जिस तरह से टीवी मीडिया के सामने अरविंद केजरीवाल ने चाबी दिया था और दिखा करके फिर चाबी ले लिया था, वो सब चीज अलग अलग कहानी है। अरविंद केजरीवाल के पिताजी की नहीं थी, सीपीडब्ल्यूडी की थी। वो बंगला सीपीडब्ल्यूडी ले गया, सीपीडब्ल्यूडी अलाट करेगी, उसने आतिशी को अलाट कर दिया। आतिशी को कहा कि चूंकि इस बंगले पर ईडी, सीबीआई और कई तरह के केसेस हैं, इसलिए आप इस बंगले को उनके साथ कोऑपरेट करिएगा, इसी शर्त पर आप इस बंगला को लीजिए। आतिशी ने बोला कि रंग रोदन करा के दीजिए। सीपीडब्ल्यूडी ने उनके इच्छा अनुसार उसमें रंग रोदन किया, व्हाइट वॉश वगैरह हुआ। व्हाइट वॉश करने के बाद सीपीडब्ल्यूडी को चिट्ठी दिया कि अब आप ये बंगला की पोजीशन ले सकते हैं, ये आपके इच्छा अनुसार सब कुछ रेन्यूएट हो गया है। लेकिन आतिशी ने 3 महीने तक उसका लेने का कोई इच्छा जाहिर नहीं किया। एक निश्चित समय गुजर जाने के बाद सीपीडब्ल्यू ने उसको निरस्त कर दिया। जैसे उसको उस टाइमिंग का पता चला कि निरस्त हो गया होगा, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि वो बंगला मेरे को नहीं मिला। मतलब ड्रामा का पराकाष्ठा है। अब मैं 2 बातें आपके सामने रख रहा हूं कि क्या दिल्ली का चुनाव बंगला लेना बंगला ना लेने के ऊपर होगा, एलजी काम करने दे रहा है ना करने देने को होगा, या तुलनात्मक का अध्ययन होगा। क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल का 10 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, शीला दीक्षित का 15 साल का कार्यकाल देखा जा चुका है, और मदन लाल खुराना का भी कार्यकाल देखा जा चुका है। कुछ दिन साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज भी थी, उसको हटा दिया गया। वर्मा जी थोड़े दिन थे और स्वराज भी थोड़े दिन थे, लेकिन मदन लाल खुराना जी थे। अब क्या ये उचित नहीं होता कि मतदाता के पास यह जाया जाता मुद्दा लेकर के, देखिए 10 साल तक हमने दिल्ली में शासन किया, 15 साल तक शीला दीक्षित जी ने शासन किया, और उसके पहले साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज और मदन लाल खुराना जी ने शासन किया। तो अब मतदाता निर्णय ले कि उसको कौन सा शासन पसंद था और उसको वोट दे। जैसे आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हम कह रहे हैं कि अगर मेरा काम आपको पसंद हो तो आप मुझको वोट दीजिएगा, उसी तरह से एक लाइन और जोड़ दिया जाए कि आपको जिसका काम पसंद है उसको वोट दीजिएगा। क्या यह मुद्दा नहीं होना चाहिए कि आप काम को आगे रख करके मुद्दा वोट मांगे? जैसे आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि मैंने स्कूल बढ़िया बनाया, मैंने अस्पताल बढ़िया बनाया, मैंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया। ठीक है, आपने बनाया है तो इस पर वोट मांगिए। फिर आप शीश माल और काम नहीं करने देते, जैसे बेमतलब के मुद्दे को आगे क्यों रख रहे हैं? क्योंकि दिल्ली की जनता पूछेगी कि 15 साल शीला दीक्षित के कार्यकाल में 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी का भी कार्यकाल था जब वो प्रधानमंत्री थे, तब तो किसी ने नहीं सुना कि भाई अटल जी ने शीला दीक्षित को काम करने से मना किया, उपराज्यपाल के माध्यम से काम में अड़ंगा डलाया। ऐसा तो पहली बार सुनने को मिला है। तो आप कौन से अनोखे आदमी हैं कि आपके काम को अड़ंगा डाला जा रहा है? कहीं दिल की जनता यह ना सोच ले कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बिल्कुल अड़ंगा डालने वाले काम ही कर रहे हैं और उसमें अड़ंगा डालना ही चाहिए। जैसे आपने एक बोतल के बदले दूसरा बोतल फ्री कर दिया, इसमें तो एलजी को अड़ंगा डालना ही चाहिए। आपने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं जिसमें अड़ंगा डालना ही चाहिए, तो मतलब क्या है, आप काम ही ऐसा करते हैं जिसको एलजी बर्दाश्त न करे? इन सब विषय पर भी दिल्ली की जनता को विचार करके मतदान करना चाहिए। अब 2 बातें कह के अपनी वीडियो बंद करूंगा। पहला कि मित्रों, काम करना और काम का दिखावा करना और काम न करने के अलग अलग बहाना ढूंढना, यह आम आदमी पार्टी का मतलब नियत है, काम यही उनका तरीका है। काम करना, कम करना और ज्यादा दिखाना, यह नरेंद्र मोदी का तरीका है। काम करेंगे उसके प्रोपेगेंडा खूब करेंगे, और चुपचाप काम करना और काम को करते रहना, यह शीला दीक्षित का तरीका है। अब दिल्ली की जनता किस तरीके को आगे रख करके मतदान देगी, यह तो 5 फरवरी को पता चलेगा और 8 तारीख को सामने होगा। लेकिन तब तक मैं 2 ही बातें आपको कहूंगा। पहला कि आप अपने उम्मीदवार को देख करके मतदान करें, कांग्रेस भाजपा सपा को ना देखें।
क्योंकि अंत तक आपका काम आपका उम्मीदवार करेगा, आपका कैंडिडेट जो आपके सामने चुनाव लड़ रहा है। हो सकता है आपको भारतीय जनता पार्टी पसंद हो, लेकिन वो कैंडिडेट पसंद ना हो, तो आप उसको मतदान ना दें। उससे दो फायदे होंगे। एक, जो राजनीतिक दल के लोग क्षेत्र की जनता के भावनाओं की अवहेलना करके ऊपर से अपने कैंडिडेट थोप देते हैं, वो परंपरा टूटेगा। क्योंकि क्षेत्र में काम करने वाला आदमी अगर उम्मीदवार नहीं होगा तो लोगों की भावना आहत होती है कि भाई मेरा ही आदमी दुख सुख में मेरा साथ था, 5 साल 7 साल से मेरे लिए काम कर रहा है, और अब कोई आदमी पैसे के बल पर, पहुंच के बल पर या किसी और बल पर आकर के हमारे सर पर थोप दिया गया, तो मैं क्या करूं? मैं तो भारतीय जनता पार्टी का वफादार सिपाही हूं और कमल के निशान का कहीं बटन नहीं दबाता। वहां आप इनकार कर दें तो उससे पार्टी पर दबाव बनेगा। अगले बार वो उन्हीं आदमी को टिकट देगा जो आपके बीच का होगा या आपके लिए काम कर रहा होगा। और दूसरा फायदा यह होगा कि काम तो आपको कैंडिडेट से ही कराना है। जो कैंडिडेट बाहर से आएगा, पैसा देकर टिकट लिया होगा या प्रलोभन या प्रभाव पर टिकट लिया होगा, वो आपका वैल्यू नहीं करेगा। कहेगा भाई तुम कौन होते हो? टिकट तो मेरा नरेंद्र मोदी के नजदीकी से मिला, टिकट तो मेरा अरविंद केजरीवाल के नजदीकी से मिला, टिकट तो मेरा सोनिया गांधी के नजदीकी से मिला, या टिकट मेरा महात्मा गांधी की कृपा से मिला। तो जो कृपा से टिकट लेगा वो आपका कदर नहीं करेगा। आपका कदर वही करेगा जो जिसको टिकट आपकी वजह से मिला होगा। तो अपने लोगों का मतदान में शान दें और अपना और उस कैंडिडेट का वैल्यू बढ़ाएं। दूसरा, यह भी देखें कि क्या वो आदमी आपके बीच का है या नहीं है। यह बहुत जरूर देखें, तब जा करके राजनीतिक दल के लोग, आपके मतलब के लोग आपको देंगे, और तब जा करके सही मायने में लोकतंत्र होगा और लोकतंत्र मजबूत होगा। देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो, अक्षुण हो, और दुनिया में लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने वाला देश खुद में भी लोकतंत्र का पाठ पढ़े। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको प्रणाम करता हूँ। मतदान पहले करें और निर्भय होकर मतदान करें, निस्वार्थ होकर मतदान करें, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।